हेलो बेटा। हम लोगों ने बेटा जब अपना चैप्टर शुरू किया था पढ़ना, चैप्टर का नाम क्या था बेटा जी आपका यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। आप अभी तक 4 क्लासेस ले चुके हैं, उनमें हम बातें कर चुके हैं अबाउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हम बातें कर चुके हैं बेटा अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। वहां पे कुछ हमने प्रोसेस के नाम पढ़े थे, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, ये सब बातें हमने कर ली थी। फिर हमने शुरू किया था बेटा जी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें आपने सबसे पहले बातें की अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। किडनी का डायमेंशन क्या होता है, कहां प्रेजेंट होती है, कैसे कैसे होती है, सब बातें की हमने। फिर हमने बातें की थी कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम की, किडनी के अंदर यूरिन बनता है तो वह ब्लड लेके जाता है बेटा जब का डिसेंडिंग अरोटा, जो किडनी में एंटर करता है वो क्या था रीनल आर्टरी। फिर आप कहते हो सर अंदर जब जाता है तो वहां पे हमारे नेफ्रॉन बैठे हैं, अप्रोक्स कितने बेटा जी, अप्रोक्स 10 लाख या 1 मिलियन क्या बैठे हैं नेफ्रॉन, जहां पे एक्चुअली आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। आप ही कहते हो हमारे हार्ट का जो पंपिंग होता है उसका 20% ब्लड सप्लाई होता है किसके पास, किडनी के पास, फॉर दी फिल्ट्रेशन। पर मिनट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके साथ में। फिर आप लोगों ने कहा कि सर वहां पे जब फिल्ट्रेशन होता है तो सारा काम होता है कहां, हमारे नेफ्रॉन में। तो वहां से फिल्ट्रेशन के बाद बनता है यूरिन, और यूरिन को नीचे लेके आने का काम करता है हमारा यूरेटर, और टेम्परेरी हमारी बॉडी में स्टोर होता है। तो एक मस्कुलर सैकलाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। और वहां से सर यूरेथ्रा की पाइप होती है जो उसे बॉडी के बाहर लेके आती है। फिर हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बातें की कि नेफ्रॉन जो होता है उसके हमने पार्ट किए कि वहां पे ग्लोमेरुलस फॉर्मेशन होती है, बाउमन कैप्सूल होता है, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, आपका कलेक्टिंग डक्ट होता है। ये सब बातें कि हमने आपने जाना कि मेनली हमारा नेफ्रॉन जो होता है वो बना होता है बेटा जी आपका एपिथेलियल टिश्यू का। मेनली 2 तरह की सेल आपने पढ़ी, या तो सेल का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका स्क्वैमस एपिथेलियल, या फिर नाम क्या है कुबोइडल एपिथेलियल। जहां पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन होना है वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, जहां पे कम होना है वहां पे मैं क्या, जहां पे पैसिव होना है वहां पे नंबर कंपेरेटिव कम है। आपने साथ में ये भी कहा कि पूरे के पूरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है आपके माइक्रोविलाई, कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम, बट यस हर जगह क्या बैठी है आपके माइक्रोविलाई, सो दैट कि मैक्सिमम क्या हो सके वहां पे आपका एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक बात है, ये सब बात आपने जान लिया। अपने लास्ट टॉपिक ये भी जान लिया कि कैसी कैसी ब्लड वेसल्स होती है, 2 तरह के नेफ्रॉन होते हैं, एक का नाम क्या होता है कोर्टिकल, एक का नाम क्या होता है जस्टा मेडुलरी। सब बातें आपके दिमाग में क्लियर है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, हम आते हैं फिजियोलॉजी पे। किस पे आते हैं अपने यहाँ पे, फिजियो पे। फिजियो का क्या मतलब है कि हमारा ब्लड वहां फिल्टर होगा तो एज एंड प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बेटा जी, यूरिन। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन, जो बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आज का लेक्चर, बट हमें इसको खत्म करना है। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं टॉपिक को। अब कोई पूछे आपसे कि भाई यूरिन फॉर्मेशन के कितने स्टेप होते हैं, हम छोटे और मोटे दोनों क्वेश्चन कवर करेंगे यहाँ पे। पहला वर्ड आता है यूरिन फॉर्मेशन के कितने स्टेप है, कितने, आपने 10th क्लास में पढ़ा है ये चीजें। इसके 3 स्टेप होते हैं बेटा जी। पहला जो स्टेप होता है उसका नाम होता है बेटा जी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा नाम का मतलब क्या है बेटा जी यहाँ पे, फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर। मतलब क्या है बेटा जी, फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आप कहोगे सर कैसे, क्या है यहाँ पे जो हुआ, तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हमें कवर करने। क्या क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले वर्ड आता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। पहला वर्ड क्या आता है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। चलिएगा शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। आपका इस वर्ड से आप लोग क्या समझे, पहले तो मुझे ये बताओ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन वर्ड का क्या मतलब है। जो मेम्ब्रेन जहां से फिल्टर ब्लड पास करेगा। वेरी गुड, आप ऐसा कुछ कह रहे हो सर यहाँ पे ब्लड को फिल्टर होना है, तो जिन स्ट्रक्चर्स के थ्रू वो फिल्टर होना है मैं कहूंगा वो स्ट्रक्चर क्या बनेंगे यहाँ पे आपका फिल्टर मेम्ब्रेन, हाँ कि ना। आपने कहा सर यहाँ पे ग्लोबुलस के अंदर हमारा ब्लड आने लग रहा है, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे हमारा जो एफरेंट एट्रियोल है, ये बच्चा नाम क्या है यहाँ पे आपका, ये सर यहाँ पे डिवाइड हो गया, और डिवाइड होके ये जो बना उसका नाम क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे ग्लोमेरुलस। और आपने कहा सर ये ग्रुप ऑफ क्या है बेटा जी यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है। इसका मतलब पहला वर्ड आता है सर, ये हम इमेजिन करके चलते हैं, ये है हमारी ब्लड कैपिलरी, ये क्या हमारी ब्लड, और इस ब्लड कैपिलरी के अंदर सर ब्लड आपका फ्लो होने लग रहा है। बड़ा जबरदस्त सा टॉपिक है, मजा आएगा आपको पढ़ के फिजियो के अंदर।
आपने कहा सर ये हमारा क्या है, यहाँ पे ब्लड इसके अंदर फ्लो कर रहा है। आपने पढ़ा था कि सर ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनके एपिथेलियल का नाम होता है एंडोथेलियल, और आप कहते हैं सर वो बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियल से। कैसे बनी बच्चा? आपने कहा सर ये हमारी स्क्वैमस एपिथेलियल चपटी हुई सेल हैं जिनके अंदर से हमारा ब्लड फ्लो करने लगा है। ठीक बात है। एपिथेलियल टिश्यू का एक फीचर होता है कि हमेशा डेवलप होता है ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये इसका फीचर पढ़ा है हमने कि हमेशा ग्रो होता है किस पे? आपका बेसमेंट। इसका मतलब इस एपिथेलियल के नीचे मैं कहूंगा कि यहां बैठी होती है बेटा जी बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ कि ना? तो आपने कहा सर ये बैठी यहां पे हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। हम कुछ इस तरह से उसे कुछ अलग बना देते हैं। ठीक है बेटा जी। तो आपने कह दिया सर ये क्या है? ब्लड कैपिलरी। ये सर क्या है? बोलो बोलो। बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा जी। आपने कहा सर इसके नीचे बैठा है हमारे विसरल लेयर। क्या बैठी? विसरल। तो ये आपने कहा था सर किसकी बनी है? सेंटर वाला पार्ट क्या है? पोडोसाइट। क्या है? पोडो। और उसके बगल में क्या है बेटा जी? स्क्वैमस एपिथेलियल। तो मैंने कहा भाई ये है हमारी हम ऐसे थोड़ा सा उसको अलग वे में दिखा रहे हैं कैसे पेडिकल से निकले हुए और पोडोसाइट है ये हमारी। दिक्कत तो नहीं हो रही ना बच्चा ऐसे समझ रहे बातों को? तो आपने कहा सर ये हमारी जो लेयर है, ये हमारी जो लेयर है वो क्या है बेटा जी? आपके यहाँ पे विसरल एपिथेलियल मेम्ब्रेन। हाँ कि ना? तो कोई पूछे हाउ मेनी मेम्ब्रेन फॉर्म दी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, कितनी मेम्ब्रेन से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन? तो कितनी मेम्ब्रेन है? 3 है। कौन सी बेटा? जबकि द स्क्वैमस एपिथेलियल ऑफ द ब्लड कैपिलरी, द बेसमेंट membrane and the visceral epithelial membrane. These membranes collectively form filtration membrane through which blood get filter. Through which blood get filter. पक्का? लिखो तो पहली चीज हेडिंग डालो बेटा जी यूरिन फॉर्मेशन। हेडिंग डालेगा बेटा जी यूरिन फॉर्मेशन। उसमें लिखो बेटा जी यूरिन फॉर्मेशन occur in 3 steps. यूरिन फॉर्मेशन occur in 3 steps. और पहली बड़ी हेडिंग डालो बेटा जी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डेफिनेशन लिखिएगा बेटा जी filtration under high pressure. It is a non-selective passive process. It is a non-selective and passive process. ओके बेटा जी। अब इसमें पहले सब हेडिंग डालो बेटा जी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। देखो जरा वर्ड का क्या मतलब है। इसमें लिखो बेटा जी मेम्ब्रेन थ्रू विच filtration of blood occur. Through which filtration of the blood occur. चलो पुनः लिखना बेटा जी filtration membrane involve 3 different membrane. एक करके लिखना बेटा जी endothelial of the blood capillaries.
ये बात याद है ना आप लोगों को कि ब्लड कैपिलरीज किस कम से एपिथेलियल को हम क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे एंडोथेलियल, एंडोथेलियल ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। दूसरा बेटा जी बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरा लिखना है बेटा जी विसरल एपिथेलियल मेम्ब्रेन। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो पोडोसाइट। आप ये डायग्राम बना सकते हैं मेरे भाई। वो बेटा थोड़ा जल्दी से हाथ चलाओ भाई, थोड़ा जल्दी चलाओ हाथ, टाइम कम है काम ज्यादा है। हो गया? चलिए अब देखो आपने डेफिनेशन क्या लिखी है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन अंडर द हाई प्रेशर, यानी कि अब दिमाग में पॉइंट आते हैं हमारे में, सर वो हाई प्रेशर कितना हाई प्रेशर है और कौन से प्रेशर से यह फिल्ट्रेशन होने वाला है। वो प्रेशर तो जाने ना, वो एक कौन सी ताकत है, वो कितना प्रेशर है जो यहाँ पे चीजों को फिल्टर करने वाला है। तो डालेगा हेडिंग फिल्ट्रेशन प्रेशर। देखो बेटा जब जरा आप ये कहोगे कि सर ये जो एफरेंट एट्रियोल है इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड का अपना एक प्रेशर होता है, ब्लड का अपना एक प्रेशर होता है। ठीक है। आपने कहा सर ग्लोमेरुलस के अंदर जब ब्लड जाएगा तो उसका अपना क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर होगा। जिस प्रेशर से ब्लड क्या कर रहा होगा बेटा जी, यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा। तो मैंने एक पहला वर्ड बोला बेटा जी यहाँ पे ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब जब ग्लोमेरुलस के अंदर जब ब्लड आपका फ्लो होने वाला था, जो प्रेशर की वैल्यू वहां पे होगी, उस वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा बेटा जी आपके यहाँ पे ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। द ब्लड प्रेशर विद इन द ब्लड कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में जो ब्लड का प्रेशर होगा मैं उसे क्या बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसकी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GHP। ठीक है बेटा जी। और आपने कहा सर इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये होती है बेटा जी 60 mmHg। कितना है बेटा जी यहाँ पे 60 मतलब सोचिएगा, मैंने अभी आपको फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का डायग्राम बना के दिखाया कि भाई ये हमारी ब्लड की कैपिलरी है, ये हमारी ब्लड की। आपने कहा सर यहाँ पे उसकी स्क्वैमस एपिथेलियल है और यहां से ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है, यहां से ब्लड हमारा। अब अगर सोचिएगा यहां से हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसका एक प्रेशर होगा जिससे वो फ्लो कर रहा है। आपने कहा सर यहाँ इसके अंदर क्या है, छेद है, उन छेद से चीज नीचे क्या होगी, फिल्टर आउट होगी। छेद से चीजें क्या होगी आपकी, फिल्टर आउट होगी। तो आपने कहा सर यहाँ पे ब्लड का जो प्रेशर है जिससे वो बहने लग रहा है वो कितना है बेटा जी आपका यहाँ पे 60 mmHg है। ठीक बात है। सेकेंड थिंग, ये तो थी पहली चीज हमारी। अब एक बात को सोचिएगा, यहां से इन पोर से हमारा छोटे साइज की चीजें और हमारा ब्लड का प्लाज्मा यहां से फिल्टर आउट होना चाहता है, ब्लड का प्लाज्मा यहां से फिल्टर आउट होना चाहता है। बट इसमें बड़े साइज के मॉलिक्यूल भी तो हैं, लार्ज साइज के प्रोटीन्स होंगे, आपने पढ़ा इम्यूनोग्लोबिन्स, एल्ब्यूमिन। आपने कहा सर यहाँ पे हमारा फिब्रिनोजन ऐसे क्लॉटिंग प्रोटीन्स होंगी। सर इसमें हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे लाइक RBC, लाइक WBC, बड़े बड़े साइज के एलिमेंट्स होंगे। सर वो तो नहीं होने वाले ना फिल्टर, यहाँ पे वो तो फिल्टर आउट। तो सोचिएगा एक चीज है जो बहना चाहती है नीचे,
पर एक बड़े साइज की चीज अगर वहां पे आ गई तो क्या वो उसको वहां से निकलने देगी? तो मैं कहूंगा यहां पे जो फिल्ट्रेशन होने वाला है उसके अगेंस्ट एक और प्रेशर लगने वाला है, जो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स यहां पे है, जो फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता जिनका, वो उस चीज को फिल्टर होने से रोकने वाली है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने कहा ब्लड के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ब्लड के अंदर। आप एक बात सोचिएगा, आप बस में चढ़ते हैं, आप स्कूल बस में जाते हैं, आप बस में चढ़ते हैं, अब आप बस में चढ़ रहे हैं, आपका अपना एक प्रेस है जिससे आप भक्के चढ़े और आप चढ़ रहे हो बस में, पर अगर सामने ऑलरेडी वहां बस में लोग होंगे तो आप एक सीट लेना चाहते हो, बट जब वो आगे वाला पार्टिकल अगर आपके सामने आगे वाला इंसान जब होगा तो क्या आप उस सीट से निकल पाओगे, उस सीट पे जा पाओगे? वो वहां पे इंसान ऑलरेडी बैठा है, वो आप पे क्या लगा रहा है बेटा जी, आपको यहाँ पे अपोजिंग फोर्स लगा रहा है ना आपसे। अरे हाँ या ना भाई, यहां पे चीज फिल्टर आउट होना चाहती है, चीज नीचे बेटा आना चाहती है, बट जो बड़े साइज के पार्टिकल है वो तो उसके फ्लो को क्या कर रहे हैं, यहां पे कम कर रहे हैं ना, उसके फ्लो को क्या कर रहे हैं? तो मैं कहूंगा जो बड़े कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा अपोजिट प्रेशर लगाया जा रहा है उसको हम नाम देते हैं बेटा जी ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP. The opposing force exert by the large size molecule that are not able to cross this particular pore. इन छोटे पोर से जो चीज फिल्टर नहीं होने वाली, सोचो एक छोटी चीज यहां से बहना चाहती है और एक बड़ी चीज वहां के बैठ गई, तो क्या वो यहां से बह पाएगा? तो उसके बहने को रोकने वाला कौन है? ये कोलाइडल पार्टिकल है ना, ये कोलाइडल, तो ये कोलाइडल पार्टिकल से अपोज लगा रहा है ना, वो चीज मेम्ब्रेन पे फोर्स लगा के नीचे निकलना चाहती है, बट ये उसके आगे आ गया कि ना मैं खड़ा हूं यहां पे, तो वो तो नहीं छन पाया ना वहां से। तो जो ब्लड के कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा अपोजिट फोर्स लगाया गया, मैं कहूंगा वो क्या है बेटा यहाँ पे? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ कि ना? और इसकी वैल्यू होती है बेटा जी यहाँ पे 32 mmHg। कितनी होती है? 32 mmHg। पक्का सर, ये वो चीज है जो ब्लड को फिल्टर करवाना चाहती है, बट ये फोर्स तो उसके अगेंस्ट लग रहा है, ठीक है। अब एक बात को और सोच के देखिएगा, सर इसके नीचे यहां बैठी थी बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके नीचे क्या बैठे? वर्मिसल मेम्ब्रेन। सोचो यहां से ये चीज फिल्टर हो रही है, ये चीज फिल्टर हो रही है, बट उस कैप्सूल के अंदर ऑलरेडी यहां पे एक लिक्विड भरा हुआ है। भाई चीज फिल्टर आउट हो क्या ही होगी ना, फिल्ट्रेट आया होगा। जब तक ये फिल्ट्रेट आगे ना निकल जाए, क्या वहां से और फिल्ट्रेट आ सकता है? पक्का बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? yes, मैं कह रहा हूं चलिएगा, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा इसके ऊपर, वो उसके बाद भी नीचे निकल के आ गया, उसके बाद भी नीचे निकल के आ गया। पर अब यहां पे जब फिल्टर आने लग रहा होगा, आने लग रहा होगा, आने लग रहा होगा, जब तक जो छन के आया वो आगे ना निकल जाएगा, क्या जब तक और पार्टिकल यहां पे आ पाएंगे? तो मैं कहूंगा कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट है, जो बाउमन कैप्सूल के अंदर जो फिल्टर हो चुका है, वो भी तो एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा आने वाले के ऊपर, हाँ या ना? मैंने उस प्रेशर का नाम बोला बेटा जी तीसरा यहां पे कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या नाम लगाया मैंने यहां पे? कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू होती है बेटा जी 18 mmHg। बात समझ में आई? तो आप कहोगे सर ये दोनों तो अपोजिटिंग फोर्स है, ये दोनों तो और ये है फेवर करने वाला फोर्स, तो मैं कहूंगा नेट फिल्ट्रेशन फोर्स की बात करेंगे। मैं चौथा वर्ड बोलेंगे बेटा जी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या बोला मैं यहां पे? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। वो क्या होगा सर? अब अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो GHP माइनस, आपने कहा सर ये क्या बन गया आपका? BCOP प्लस, इसको हम बोल देते हैं CHP। क्या बोल देते हैं? CHP। तो आपने कहा सर CHP, यानी कि यहां कितना है बेटा? 60। यहां आपने कहा सर 32 प्लस में कितना हो गया? 18। 60 माइनस में 50, तो सर रिजल्ट कितना निकला आपका? 10 mmHg। यानी कि आपका नेट फिल्ट्रेशन का जो प्रेशर है वो कितना है बेटा जी यहां पे? 10 mmHg। क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है? क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है? और अगर कोई चीज आपको वेरिएबल लगती है तो कौन सी चीज आपको वेरिएबल लगती है?
ये बच्चा आपको वेरिएबल लगता है, जान सकता हूं क्यों? बॉडी की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कब कितना amount- बच्चा देखो, पानी आ रहा है, अमीनो एसिड्स आ रहे हैं, ग्लूकोज आ रहे हैं, जो भी चीज यहाँ पे सोलुबल है, जो इस पोर साइज के अकॉर्डिंग वो चीज नीचे आने लग रही है, तो ये चीज वेरी कैसे कर सकती है गुड़िया? क्योंकि यहाँ पे कौन आ सकता है जिसका साइज छोटा है, और तो नहीं आ सकता यहाँ पे, तो ये कैसे वेरी करेगा गुड़िया? वेरिएबल फोर्स कौन सा है? ट्राई मारो, ट्राई मारो। मैक्सिमम चीज क्या हो सकती है? अब गलत हो सकते हैं। BCOP। क्यों सोचा आपने ये? सर उसमें ज्यादा पार्टिकल्स बड़े साइज के पार्टिकल्स कौन? इम्यूनोग्लोबिन्स। हाँ, आपने कहा वहां पे सर एल्ब्यूमिन, ये सब प्रोटीन्स कंटेंट है। आप एक वर्ड बोलते हो, हमारा हार्ट पंपिंग करता है, हमारा हार्ट, पंपिंग करते हैं। और जिस प्रेशर से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होगा, कैसा क्या सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर होगा, वही हमारा ब्लड प्रेशर है। आपने पढ़ा हार्ट में 120/80, वो प्रेशर क्या 24 आवर्स कांस्टेंट रहता है? वो प्रेशर क्या करता है हमारा? वेरी करता है। सोचिएगा, इस अरोटा के अंदर ब्लड का प्रेशर था, वही ब्लड कहां गया हमारा? एफरेंट में गया, और वही प्रेशर कहां गया हमारा? ग्लोमेरुलस में जा रहा है ना। जितना हम हार्ट से दूर जा रहे हैं, हमारा प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हमने वहां पढ़ा था 120 mmHg, और कितना हमारा 80 था डायस्टोलिक वाली, यहां हमने वैल्यू क्या लिखी आपकी? 60। बट सोचिएगा, आपकी बॉडी में ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, एंड आपका हार्ट की पंपिंग स्लो हो रही है। इन दैट केस ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आपकी हार्ट की पंपिंग फास्ट होती है एंड आपकी ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाती है, पंपिंग फास्ट करता है, तो सर वहां हमारा जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो ये वैल्यू भी क्या होगी हमारे यहाँ पे? बढ़ेगी। हाँ या ना? झूठी आ नहीं भरनी आप लोगों को। बात समझ में आ रही है? तो मैं कहूंगा बेटा जी, ये जो डाटा मैंने लिखा है, ये डाटा वेरिएबल है। ये डाटा बेटा जी वेरिएबल है। और कितना वेरिएबल है सर? ये वेरी करता है 60 to 75 mmHg तक, ये वेरी करता है 6 to 75 mm। तो मैं कहूंगा भाई 15 का अंतर है ना। मैंने ये डाटा निकाल के दिया आपको 10 किससे? 60 से, 60 से निकाला, तो मैं कहूंगा 10 से लेके कितना वेरी करता है? आपको 25 तक क्या करेगा? आपका वेरी करेगा। ये हम यहाँ पे जब निकालते हैं तो हम 60 तक के निकाल रहे हैं, बट ये डाटा अगर वेरी करेगा, मैं कहूंगा यहाँ पे आपका जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर वो वेरी करता है कितना? आपका 10 से 25 mmHg में वेरी करता है। तो मिनिमम रेंज कितनी है? 10, और मैक्सिमम रेंज कितनी? 25। इनके बीच ये चीज हमारी क्या करती है? यहाँ पे वेरी करती है। और सर जो हमने डेफिनेशन बनाई ना, फिल्ट्रेशन अंडर द हाई प्रेशर, वो फिल्ट्रेशन का प्रेशर कितना है? मिनिमम 10, मैक्सिमम कितना? 25। ये कोर्स करने वाला है यहाँ पे फिल्ट्रेशन। पक्का समझ में आ रही हो? डेफिनेशन में जो भी लिखा, क्या वो एक एक वर्ड क्लियर होता है दिमाग में? हाँ या ना? लिखो तो जरा, पहला लिखेगा बेटा जी, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द ब्लड pressure within the capillaries of glomerulus, within the capillaries of glomerulus। ठीक है बेटा, its value vary from 60 mmHg to 75 mmHg। अगला लिखो बेटा जी, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, the pressure exerted by large size proteins and formed element।
its value is 32 mmHg. अगला लिखो बेटा जी, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर एक्सिटेड बाय फिल्ट्रेट। देखो मैंने वर्ड क्या बोला बच्चा, फिल्ट्रेट मतलब जो चीज फिल्टर हो चुकी है वही तो यहां ही होगी ना। तो हमने कहा प्रेशर एक्सिटेड बाय फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द ल्यूमन ऑफ बाउमन कैप्सूल। इन द ल्यूमन ऑफ द बाउमन कैप्सूल। Its value is 18 mmHg. अब लिखो बेटा जी, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, और इसका फॉर्मूला लिखो बेटा जी, GHP माइनस BCOP प्लस CHP। और इन चीजों को वैल्यू पुट करो और कर दो इनका। हो गया बेटा जी। ओके, अब बात आती है सर, यहाँ पे ब्लड कितना सप्लाई हो रहा है? 1100 हेडिंग डालो पहले तो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। फिल्ट्रेशन रेट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं GFR। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुड़िया, ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं। नीट का अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, ऐसे सुनिएगा। आपने कहा कि टोटल हमारा ब्लड जो बॉडी का ट्रांसफर होता है कितना होता है? 20%। या आपने कहा था 1/5 ऑफ द ब्लड पंप बाय द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट पर मिनट, उसका कितना 1/5। और अच्छा डाटा हमने कहा था बेटा जी 1100 से अप्रोक्स कितना 1200 ml ब्लड को क्या कर रहे हैं पर मिनट बेटा जी हमारी किडनी के पास में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। यहां से क्वेश्चन में आपसे पूछ लू, what is the volume of the blood that is able to get filter out within the kidney per minute? वो सप्लाई तो 1100 से 1200 कर रहा है, पर इतना कितना ब्लड है जो वहां फिल्टर होने के लिए एक्चुअली कैपेबल है? कितना सप्लाई होता है किडनी को? सप्लाई तो ये हो रहा है, तो यही फिल्टर होगा सर। कैसे हो जाएगा गुड़िया? आपने ब्लड की कंपोजिशन पढ़ी है, 45% तो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है ना। लॉजिक लगाओ भाई, लॉजिक लगाओ, दिमाग को दौड़ाओ। एक चीज पे एक ही कंसेप्ट नहीं लगाना, आपको ऑलराउंडर बन के सोचना, चीजें इधर से उधर कनेक्ट कीजिएगा आपने। यानी कि इसका 55% पार्ट ही ऐसा है जो कैसा यहाँ पे आपका परसेंट जो आपका यहाँ पे हो सकता है, हाँ कि ना? तो मैं कहूंगा यहाँ पे रीनल प्लाज्मा। मैंने क्या वर्ड बोला? कहीं समझे इस वर्ड से? The volume of the blood that is able to get filter out. The volume of the blood that is able to get filter out. पक्का। तो मैं इस 1200 का निकाल लेता हूं भैया जी 55%। क्या निकालो इसका 55%? तो आपने कहा सर वो वैल्यू करीबन होती है 650 ml पर मिनट। 650 ml पर मिनट, ठीक है।
आपने कहा सर यही वो ब्लड है जो फिल्टर होने वाला है, आया तो इतना, आया तो, इतना पर ये नहीं हो सकता ना सारा का सारा, इसमें 45% तो क्या है बेटा जी हमारा यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट फॉर्म, वो तो होगा नहीं। इवन हमारा रीनल जो प्लाज्मा बचा उसमें सर जो प्रोटीन है वो भी नहीं हो सकती फिल्टर तो हमारी। भाई उस 55% में आपने कहा था सर 90 से 92% क्या हमारा वाटर है, और उसमें 8 to 10% क्या हमारे डिजोल्व एलिमेंट्स हैं वहां पे। उसमें 6 to 8% क्या थी हमारी प्रोटीन्स, 6 to 8 क्या थी, प्रोटीन। अरे भाई सारा डाटा दिया आप लोगों को, 6 to 8 क्या वहां पे प्रोटीन है, वो प्रोटीन भी तो नहीं हो सकती। तो हमने कहा भाई मैक्सिमम इतना ही हो सकता है फिल्टर। पर अब आपने कहा सर वो लगातार पीसेस ब्लड का प्रेशर लगने लग रहा है, तो हमारा जो जीएफआर है, जो हमारा मतलब कितना वहां फिल्टर होता है वो कितना होता है बेटा जी आपका यहाँ पे 125 ml पर मिनट। कितना फिल्टर हो पाता है, 125 ml पर इतने में से इतना ही क्या हो पाया फिल्टर आउट हो पाया। तो कहे सर पर मिनट की बजाय हमें पर डे का निकाल लेते हैं, पर डे का, तो यही बन जाएगा 180 लीटर पर डे। यानी कि इस कैप्सूल के अंदर जो हर मिनट बनने लग रहा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि भाई इसमें जो पर मिनट बनने लग रहा है वो कितना बन रहा है बेटा जी आपका 125 ml पर मिनट यहां पे छन के आ रहा है। एक दिन में यहां पे कितना छन जाता है 180 लीटर छन जाता है। मतलब हमें यूरिन भी कितना करना चाहिए एक दिन में, करना चाहिए, पर करते हैं क्या हम इतना, 1 से 1.5 लीटर यूरिन। इसका मतलब जो इतना छनने लग रहा है ना वो भैया जी 99% वापस से क्या होने वाला है, रीएब्जॉर्ब होने वाला है। तो ये तो फिल्ट्रेशन एट द हाई प्रेशर है, ये तो पैसिव है, अलोंग द कंसेंट्रेशन होगा, ये तो नॉन सिलेक्टिव है। अगर भैया जी इतना सारा सारा बाहर आ जाएगा बॉडी से तो 180 लीटर भैया जी पर डे बाहर आना चाहिए। आता कितना नहीं है ना, आता कितना यूरिन है 1 से 1.5 लीटर, मतलब 99% आपका वापस से क्या होना है, रीएब्जॉर्ब होना है। पक्का बात समझ में आ रही। तो पूछा जाए जीएफआर पर मिनट कितना, क्या बोलोगे 125 ml पर मिनट, या क्या बोलोगे 180 लीटर पर डे। कहा जाए कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज एबल टू गेट फिल्टर आउट, तो कितना आपका 650 ml पर मिनट, उसी का नाम क्या है रीनल प्लाज्मा। ये आप कैसे, इतना ब्लड हमारा क्या होता है वहां पे ट्रांसपोर्ट होता है। ये तीनों डाटा याद रहेंगे भैया जी आपके, अरे हाँ या ना, तो लिखो जरा हेडिंग डालो, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर डाली बेटा जी, उसमें लिखो बेटा जी 1100 to 1200 ml of blood is transported to the kidney per minute for the filtration. अगला पॉइंट लिखना, ये इसी में लिखना बेटा जी, इट फॉर्म अप्रॉक्स 20% or 1/5, it form 20% or 1/5 of the blood pumped by each ventricle in 1 minute. ठीक है बेटा जी। अगला लिखो रीनल प्लाज्मा, volume of the blood that is able to get filter. इसमें अगला लिखना पॉइंट, it is about 55% of the total blood pumped to kidney. That is 65 ml per minute. अगला लिखो बेटा जी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट,
approx 125 ml of blood get filtered within the kidney per minute. The well regulated GFR equal to 125 ml per minute or 180 liter per day. ठीक है बेटा। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं आपसे, व्हाट इज द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन? व्हाट इज द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बताओ जरा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? 125/650। यस, वेरी गुड, निकालो निकालो जल्दी से। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, भाई आपने कहा सर कितना छना कितने में से, तो आंसर क्या निकल के आएगा बेटा जी? 125 ml सर हमारा टोटल फिल्टर हुआ, कितने में से बेटा जी? हमारा 65 ml में से फिल्टर हुआ। हम इसको निकालेंगे कैसे बेटा जी? हम इसको यहाँ पे आपके 100% कर निकाल लेते हैं, तो आंसर क्या बन जाता है बेटा जी? आपका अप्रोक्स आंसर आएगा यहाँ पे 19.2%। कितना आएगा बेटा? 19.2%। और हम ये कहते हैं ये वैल्यू वेरी करती है बेटा जी 15 to 20% में। बता सकते हैं वैल्यू वेरी क्यों करती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा ना, हमारा प्रेशर क्या है? वेरिएबल है। वो अगर सर कम बत्ती हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन का रेट भी तो क्या होगा? कम बत्ती होगा। और सर अगर ये कम बत्ती होगा तो सर ये रेशियो भी क्या होगा हमारा यहाँ पे? अप एंड डाउन होगा। अरे हाँ, तो हम ये कहते हैं ये तो 125 ml को लेके चलते तो हमारा ये आंसर निकल के आता है, बट ये वैल्यू वेरी करती है 15 से 20% में। तो लिख लो बेटा जी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, ये डाटा लास्ट में लिख लेंगे बेटा जी 15 to 20%। मतलब ये एक्यूरेसी में पूछा जाए तो ये ठीक हमारा आंसर, बट क्योंकि ये डाटा वेरिएबल है, क्योंकि हमारा प्रेशर वेरिएबल है, तो ये हर चीज कैसी बेटा जी यहाँ पे हमारी वेरिएबल है। हो गया बेटा? इसका मतलब हमने पहला स्टेप का सारी बातें कर ली। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, कितनी मेम्ब्रेन्स के थ्रू फिल्टर आउट होने वाला है, क्या प्रेशर लगने वाला है और कितना फिल्टर होने वाला है, किस फ्रैक्शन से फिल्टर होने वाला, हमने सब बातें कवर कर ली, छोटी और मोटी हमने सारी बातें पहले टॉपिक में पढ़ ली किसके? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। अगला स्टेप क्या आता है? आपने जान लिया सर यहां तो 125 ml पर मिनट बनने लग रहा है, इतना बॉडी के बाद रिलीज तो नहीं होगा ना। दूसरी बात, क्योंकि हमारा पहला प्रोसेस कैसा है बेटा जी यहाँ पे? पैसिव है, और कैसा है? नॉन सिलेक्टिव है। तो सर इसका मतलब यहाँ पे अच्छी और बुरी दोनों चीजें आई होंगी, आई होंगी। अब हमें क्या करना है गुड़िया? यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट जो है फिल्टर आउट हो गए, उनको वापस से क्या करना है? यहाँ पे रीएब्सॉर्ब करना। जो हमारी इंप्योरिटी, जरूरी तो नहीं है कि सारी इंप्योरिटी अच्छा नहीं हो, जरूरी है कि सारी इंप्योरिटी अच्छा गई हो, हमें भी ब्लड में इंप्योरिटी तो रह सकती है ना। तो आपने कहा सर अगर कुछ इंप्योरिटी रहेगी तो उसे वापस से डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आपने एक वर्ड और बोला था कि सर एक्चुअली एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है ऑस्मो रेगुलेशन का। किसका? ये ऑस्मो रेगुलेशन का। यहाँ पे हमें ऑस्मोलिटी मेंटेन करनी है, हमें यहाँ पे आयोनिक बैलेंस मेंटेन करना है। आयोनिक बैलेंस मतलब कोई भी चीज एक ऑप्टिमम वैल्यू से ज्यादा कम बत्ती होगी उसे बॉडी के बाहर फेंकना पड़ेगा ना, हाँ या ना। जब आप पढ़ते हो डायबिटीज हो जाता है तो लोगों के यूरिन में शुगर आना शुरू हो जाता है, ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है। इसका क्या मतलब है? जब वो एक वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा तो वो प्रॉपर्ली रीएब्सॉर्ब वहां पे नहीं हो पाएगा, तो वो भी क्या होगा? यूरिन बाहर आ जाएगा। कोई भी आयंस अगर एक्सेस में होंगी तो वो भी बॉडी के बाहर आ जाएंगी, क्योंकि हमें यहाँ पे आयनिक बैलेंस भी करना है, हमें यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन भी तो करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो डालो हेडिंग सेकंड स्टेप की, सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्प्शन। अब देखो नाम में लिख दिया मैंने सिलेक्टिव, मतलब यहां पे क्या लगने वाला है? सिलेक्शन। कोई पूछे कहां होगा ये, तो पीसीटी में होगा, लूप ऑफ हैनले में होगा, डीसीटी में होगा, कलेक्टिंग डक्ट में होगा, चारों जगह होने वाला है। क्या बेटा? जब का सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। तो लिखिएगा पहले इसके बारे में। ड्यूरिंग द सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन
different nutrient, comma, electrolyte and water is selectively reabsorbed in the PCT, comma, loop of Henle, comma, TCT and collecting duct of the nephron. अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, 99% of the filtrate is selectively reabsorbed within blood. डाटा कितना कहता है बेटा हमें यहाँ पे 99% क्या होने वाला है यहाँ पे आपका रीएब्जॉर्ब होने वाला है, पक्का। अब अगर रीएब्जॉर्प्शन अलग अलग पार्ट में होगा तो हम अलग अलग पार्ट की बातें करें यहाँ पे आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा जी पीसीटी। ये मैं आपको एनाटॉमी में पढ़ा चुका हूं, ये बना किसका होता है, कुबोडियल एपिथेलियल का। इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइक्रोविल्लाई भी कैसी है, अबेंडेंट। ठीक बात है। तो मैं एक लाइन बोलूंगा, 70 to 75% ऑफ फिल्ट्रेट, या कुछ बुक्स बोल देते 65 से 70, तो मैं कहूंगा अप्रोक्स कितना 70-75% ऑफ द फिल्ट्रेट जो है ना वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। कहां पे बेटा जी, आपका पीसीटी में। ठीक बात है। और अच्छी लाइन बोलते हैं, ये तो मैंने बात की टोटल फिल्ट्रेट की, ये भी किसकी बात की, टोटल। आप कहोगे यहाँ पे 100% ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड गेट रीएब्जॉर्ब, आप कह रहे हो यहाँ पे 70 से 80%, 70 से 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर गेट रीएब्जॉर्ब। वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रीएब्जॉर्ब। ठीक बात है। फिर आप कहोगे सर आपने यहां कह दिया 100% एब्जॉर्ब हो गई, ये 100%, और ये 70 से 80%, पर यहां डाटा आप कहते हो कि 70 से 75%, वहां डाटा कम क्यों बोलते हैं? और भी तो, या मैं कहूं यहां डाटा मैं ऐसा कह दूं आपको 65 से 70%, तो यहां डाटा कम क्यों दिया हमने? और भी मिनरल्स होते हैं, कह तो दिया मैंने एक लाइन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज कंप्लीट होता है, बाकी सब नहीं होते, अमीनो एसिड्स भी होता है, विटामिन, हार्मोन्स अगर कुछ हैं यहाँ पे छोटे साइज वाले तो वो भी हो जाएंगे यहाँ पे आपके। पॉइंट क्या है, आयनिक बैलेंस को मेंटेन किया जाएगा यहाँ पे, किसको, आयनिक बैलेंस को। और यहाँ पे आपकी कुबोडियल सेल्स कुछ चीजों को वापस से क्या करेगी, यहाँ पे सीक्रेट भी करेगी। क्या करेगी उसे, मतलब क्या है कि भाई मैंने कहा ना सब चीज तो यहाँ पे नहीं बनी है ना, कुछ चीजों को वापस से क्या किया जाएगा, यहाँ पे सीक्रेट किया जाएगा। आयनिक बैलेंस मेंटेन करना है हमें यहाँ पे, क्या मेंटेन करना, आयनिक बैलेंस। ऑस्मोलरिटी भी क्या करनी है हमें यहाँ पे, मेंटेन करनी है, हाँ या ना सर। यहाँ की जो कुबोडियल एपिथेलियल है उनके अंदर भी अगर कोई आयंस वगैरह इम्बैलेंस हो रही है उसे वो क्या करेगा, यहाँ पे सीक्रेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरीज फैली पड़ी है बेटा जी। अगर कोई यूरिया वगैरह अभी भी हमारे ब्लड में तो उसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सीक्रेट करेंगे, किसमें, हमारे फिल्ट्रेट में। अरे हाँ या ना। तो मैं यहाँ पे देखो 2 एरो बनाऊंगा, मैं यहाँ पे 2 एरो बनाऊंगा। एरो का मतलब समझना बेटा जी, क्या मैं एरो बनाता हूं, मैंने कहा NaCl मतलब सोडियम और क्लोराइड को हमने क्या कर लिया, रीएब्जॉर्ब किया। क्या किया हमने उसे, पोटेशियम आयन को हमने क्या किया, रीएब्जॉर्ब। ग्लूकोज प्लस में अमीनो एसिड, मैं मेन चीजें लिख रहा हूं, उसको हमने क्या कर लिया, रीएब्जॉर्ब। क्या कर लिया, आपने कहा सर हमने यहां पे
वाटर को क्या कर लिया, रीएब्जॉर्ब, वाटर को क्या किया, रीएब्जॉर्ब। ठीक है। अब मैं कहता हूं आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, देखो मैंने एरो कैसा बनाया है, ये कहां जा रहा है, हमारे फिल्ट्रेट में जा रहा है, कहां जा रहा है, हमारे फिल्ट्रेट में। मैंने कहा यहां पे H पॉजिटिव आयंस, क्या बेटा जी, H पॉजिटिव, आयंस। या फिर बेटा जी यहां पे हमारी अमोनिया की आयंस, क्या बोला मैंने, अमोनिया की आयंस, या फिर मैं कह दूंगा जो एक्सेस ऑफ द पोटेशियम आयंस है, पोटेशियम एब्जॉर्ब भी हुई बट अगर फिर भी आयनिक बैलेंस करना पड़ेगा तो वो भी क्या होंगे बेटा, जो वापस से यहाँ पे सीक्रेट आउट भी हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपने कहा सर साथ में यहाँ पे आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अगर यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस बैठी है तो वो क्या होती है, हमारे यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होती है, क्या होती है हमारी, रीएब्जॉर्ब। ये सिग्नल सारे समझ में आ रहे हैं मैं क्या बना रहा हूं बेटा जी। यस सर। जो मैंने एरो बनाया मतलब यहां से कहां गया, हमारे ब्लड में गया, और जो मैंने ये एरो बनाया वो क्या कहते हैं, ये यहां से कहां गया, हमारे इसमें आ गया, पक्का। अब थोड़ी और छोटी छोटी बातें करते हैं कि सर यहां पे किस चीज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो उस एब्जॉर्प्शन को सुनना। हमने कहा जो भी हमारा यहां पे ग्लूकोज और अमीनो एसिड है इनका एब्जॉर्प्शन होता है बेटा जी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या बोला रे बच्चा मैंने, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और मैंने कहा भाई यहां पे सोडियम किसका बेटा जी, सोडियम और किसका, पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन होता है प्राइमरी एक्टिव, कैसा होता है, प्राइमरी एक्टिव। अब बच गया कौन सा यहाँ पे, क्लोराइड, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन, इनका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है बेटा जी, पैसिव, कैसा होता है, पैसिव। मतलब डिफ्यूजन या फिर मैं कहूंगा यहाँ पे ऑस्मोसिस, पक्का। अब दिमाग में पॉइंट आएगा सर ये प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव का क्या मतलब है, सुनिएगा जरा वर्ड को। आपने कहा सर कोई भी ऐसा एब्जॉर्प्शन जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए मैंने डायरेक्टली एटीपी का यूज किया, डायरेक्टली एटीपी का यूज किया, वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है प्राइमरी एक्टिव, क्या कहलाता है, प्राइमरी एक्टिव। सेकेंडरी एक्टिव क्या होता है उसको जरा सुनना। सपोज कीजिएगा ये मेरा फिल्ट्रेट है, ये क्या है मेरा फिल्ट्रेट, और सर ये है मेरी ब्लड की कैपिलरी, ये क्या मेरी ब्लड की, कैपिलरी। मैं पहले यहां पे अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन सोडियम का ट्रांसपोर्ट करता हूं, या मैंने ब्लड से कहां भेजी, उसे फिल्ट्रेट में कर दिया, उसे सीक्रेट। मैंने सर पोटेशियम को यहां से यहां भेज दिया, सपोज करके बता रहा हूं आपको, चीजों को सुनना जरा। यहां पे मैं इन दोनों को यहां से यहां भेजा, यहां से, और मैंने ग्रेडियंट को क्या किया, यहां पे क्रिएट किया। मैंने क्या क्रिएट किया, यहां पे ग्रेडियंट, कि यहां पे चीज कैसी हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, और यहां पे कैसी हो जाए, मिनिमम हो जाए। मैंने क्रिएट किया, और जब ये क्रिएट हो जाता है तो मैं वापस से यहां पे सोडियम को क्या करता हूं बेटा जी, आपका रीएब्सॉर्ब करता हूं अलोंग द कंसेंट्रेशन, अलोंग द कंसंट्रेशन। बट ये ग्रेडियंट मैंने बनाया क्यों, ये ग्रेडियंट मैंने बनाया क्यों? ताकि जब ये सोडियम अंदर आए ना तो इसके साथ क्या आ जाए बेटा जी, यहाँ पे ग्लूकोज भी अंदर आ जाए, अमीनो एसिड भी क्या आ जाए इसके साथ में ही अंदर आ जाए। तो मैंने ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को लेने के लिए तो एनर्जी लगाई नहीं ना, बट उनको लाने के लिए मैंने इनके बीच में क्या बनाया बेटा जी, यहाँ पे ग्रेडियंट बनवाया। यस सर। तो मैंने कहा भाई इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम के लिए मैंने सीधा एटीपी का खर्च किया, मैंने सीधा, एटीपी। तो वो तो क्या बन गया, प्राइमरी। पर मैंने ग्लूकोज अमीनो एसिड को लाने के लिए सीधा एटीपी का खर्च नहीं किया, सीधा एटीपी का खर्च नहीं किया। उसको उसको तो मैं उनके साथ लेकर, और वो अलग बात है कि उनका मैंने ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए मैंने क्या लगाई थी, वहां पे एटीपी लगाई थी। गेटिंग माय पॉइंट। Yes, sir. तो हम ये कहते हैं जब भी को ट्रांसपोर्टेशन होता है वहां पे डायरेक्टली कंजप्शन नहीं हो रहा है एटीपी का, और पर वहां पे एनर्जी लगने लग रही है, तो वो क्या है बेटा जी, आपका सेकेंडरी है। और जब सीधा एटीपी को लगाया जाए तो क्या बनता है बेटा जी, आपका यहाँ पे एक्टिव बनता है, प्राइमरी वाला। तो किसका प्राइमरी है बेटा जी, सोडियम का, पोटेशियम का, क्लोराइड का, वाटर का, कार्बोनेट का क्या है यहाँ पे पैसिव है। आप कहोगे इन दोनों का सेकेंडरी एक्टिव है। ये डाटा समझ में आया बेटा जी। तीसरी आप बात बोल सकते हो सर पीसीटी के अंदर आयनिक बैलेंस किया जा रहा है, आयनिक, इन आयंस को मैं सीक्रेट करके फिल्ट्रेट में आयंस को क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आपका बैलेंस कर रहा हूं मैं, ऑस्मोलिटी ऑफ द ब्लड की क्या कर रहा हूं बेटा जी, मेंटेन कर रहा हूं, हाँ कि ना। Yes, sir. लिखो
लिखो लिखो लिखो लिखो। सर क्लोराइड वाटर और जो वो HCO3 है, हाँ वो पैसिव से कैसे आ जाएंगे अपने आप? मतलब पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब हमारे ब्लड में उसका अमाउंट कम है तो भैया जी ज्यादा से जब कम जाता है अलोंग द कंसिस्टेंसी तो क्या बनता है गुड़िया वो हमारा? पैसिव बनता है। पॉजिटिव की वजह से ही होंगे ना। नहीं NaCl तो मैंने लिखा है गुड़िया, नहीं नहीं NaCl के यहाँ कोई रोल नहीं गुड़िया। हमने सोडियम का पोटेशियम के एनर्जी यूज की सीधी, वो बन गया एक्टिव वाला। ये होते हैं अलोंग दी कंसेंट्रेशन। अब एक बात को सोचो गुड़िया, यहाँ पे हमारे ब्लड में इतना जो फिल्टर हो गया, ब्लड में वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया ना, तो आप ये कह रहे हो सर ये ब्लड में अलोंग दी कंसेंट्रेशन जाने लग रहा है। आप एक बात सोच के देखो बेटा जी, जब मैं इस सोडियम को, पोटेशियम को, ग्लूकोज को, इन सबको अगर ब्लड में ले लूंगा, ब्लड मेरा कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक। कैसा हो जाएगा? तो इससे पानी अपने आप जाएगा ना। पानी को जाने के लिए हमेशा याद रखो, हमें वाटर पोटेंशियल के ग्रेडियंट बनाना होता है। हमें वहां पे कभी भी एनर्जी का लगानी नहीं पड़ती। अगर एनर्जी हम लगाते भी हैं तो सिर्फ उस ग्रेडियंट को बनाने के लिए लगाते हैं। हम पानी को कभी एनर्जी लगा के अंदर नहीं लेके। पानी का जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है? ऑस्मोसिस। क्या है वहां पे? ऑस्मोसिस। समझ में आ रही है? और ये दोनों है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ज्यादा से कम की साइड में। तो लिखिएगा भाई, लिखो मेरे भाई, इन द PCT रीजन 65 to 70% of the filtrate get reabsorbed. अगला कौन लिखना है बेटा जी? 70 to 80% of the electrolytes and water get reabsorbed. 70 to 80% of the electrolytes and water get reabsorbed. अगला लिखना बेटा जी, 100% of glucose and amino acids get reabsorbed. हो गया बेटा जी? अगला कौन लिखना है बेटा जी? ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड get reabsorbed by primary active transport. ओ सॉरी, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी लिखना है मेरे भाई, मैंने ग्लूकोज अमीनो एसिड बोला है ना, बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगला लिखना है बेटा जी, सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम reabsorbed by primary active transport. अगला लिखना है बेटा जी, पोटेशियम and bicarbonate ion reabsorbed by diffusion. And water get reabsorbed by osmosis. अगला कौन लिखना है बेटा जी, PCT help in maintaining ionic balance and pH, ionic balance and pH, and secrete H positive, ammonia ions and potassium ion within the filtrate. समझ में आ गया बेटा जी? आयनिक बैलेंस भी करेगा, साथ में पीएच को भी क्या रखेगा? मेंटेन रखेगा।
ये क्वेश्चन सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आप उसकी अहमियत नहीं समझ पा रहे अभी बेटा, कि पूछा जाएगा पीसीटी में क्या क्या चीजें सिक्रीट की जाती है और क्या क्या रीअब्जॉर्ब। तो सिक्रीशन में याद रखना इन तीनों का नाम मेरे भाई, पक्का याद रहेगा। हो गया पीसीटी खत्म। पीसीटी कहां बैठा है आपका, यहाँ पे कॉर्टेक्स में। कहां बैठा है बेटा जब का, कॉर्टेक्स में। मैं अगर ऐसे बना दूं चीजें तो आपके लिए और सिंप्लीफाई हो जाएंगी। सर ये पूरा ऊपर का हिस्सा क्या है, यहाँ पे कॉर्टेक्स है, और ये वाला हिस्सा क्या है बेटा जी आपका, यहाँ पे मेडुला है। ठीक है ना। चलिए हेडिंग डालो बेटा जब, लूप ऑफ हेनले। और ये जो देखो मैंने डायग्राम में करे ना, इन चीजों का आप भी करो भाई डायग्राम, ताकि आप जब रिवीजन करो तो डायग्राम से ही सारा खेल हो जाए आपका, आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े भैया। वरना मैं डायग्राम में, मैंने क्यों बनाया डायग्राम पहले से, मैं वैसे ही कर देता चीजों को। ये प्राइमरी सेकेंडरी चाहे बेसिक मत लिखो, या लिख लो तो अच्छी बात है, बट ये चीजें जो मैं बता रहा हूं वैसे लिखो बेटा जिनको, कि क्या क्या चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही है, क्या क्या चीज सीक्रेट हो रही है आपकी। हो गया बेटा जी, लिखो मेरे भाई, लूप ऑफ हेनले। मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन ओकर इन लूप ऑफ हेनले। यही बन गया आपके लिए एक नीट का क्वेश्चन अच्छा सा, कि विच रीजन ऑफ द नेफ्रॉन मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन ओकर, लूप ऑफ हेनले। अगला लिखना बेटा जिसमें डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले is permeable only for the water and almost impermeable for the electrolytes, and almost impermeable for electrolytes. अब सुनो भाई साहब, क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहाँ पे। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट क्या होगा, कंसंट्रेटेड होता जाएगा या डाइल्यूट होता जाएगा, उसकी ऑस्मोलिटी इंक्रीज होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी। अच्छा, जब पानी बाहर निकल जाएगा तो फिल्ट्रेट क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेटेड होता जाएगा ना। इसमें आपने ये तो बोल दिया कि पानी नीचे जा पाते हैं। पानी के लिए परमिएबल है, मतलब रीअब्जॉर्प्शन की बात करें, देखो मैं क्या बना रहा हूँ, पानी के लिए वो परमिएबल है, बट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वो, मतलब ब्लड की कैपिलरीज यहाँ पे वासा रेक्टा यहाँ पे पानी ले सकती है, बट क्या नहीं ले सकती, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मतलब इसका अगर पानी खिंच जाएगा तो भैया जी यहाँ पे ऑस्मोलिटी क्या होगी, उसके यहाँ पे मैक्सिमम होगी ना। और आप कहते हो यहाँ पे बिल्कुल ऑस्मोलिटी कितनी पहुंचेगी बेटा, जबकि 1200 ऑस्मोलिटी पहुंच जाएगी। ठीक है, आपने कहा सर ये पानी फिर कहां चला जाएगा, हमारे वासा रेक्टा यानी ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो ये इम्परमिएबल है फॉर द वाटर एंड परमिएबल फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोला मैंने, इम्परमिएबल फॉर वाटर एंड परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपने कहा सर जब नीचे आए तो वो हाइपरटोनिक हुआ, वो कंसंट्रेटेड हुआ।
अब यहां से आयंस क्या हो रही है आपकी, ये जो मेडुला के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें अगर आयंस निकलने लग रही है, कौन सी, NaCl, हाइड्रोजन आयंस ये सीक्रेट कर रहा है इसके अंदर बेटा जी। ठीक है सर, पोटेशियम को क्या कर लिया उसने, रीएब्सॉर्ब कर लिया उसने, यहाँ पे NaCl को क्या कर लिया, वापस से यहाँ पे आपके कहां आ गए बेटा जी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गए। तो इसका क्या मतलब है सर, अगर यहाँ पे NaCl निकलने लग रहा होगा, NaCl ये कहां जा रहा है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहा है, तो आप ये सर मेडुला रीजन की जो 1200 ऑस्मोलिटी है, मेडुला रीजन की जो 1200 उसको मेंटेन करने में ये आयन क्या कर रही है बेटा, जबकि हेल्प कर रही है, हाँ या ना। इधर से कलेक्टिंग डक्ट से क्या निकल रहा है आपका, यूरिया। सोचो मैंने लिखा है लास्ट क्लास में आपको कि मेडुला की जो ऑस्मोलिटी है उसे 2 ऑस्मोलाइट मेंटेन करते हैं, या तो कौन आपका NaCl या फिर क्या उसे यूरिया। तो कलेक्टिंग डक्ट यहां निकल रही है मेडुला के अंदर यूरिया, और ये असेंडिंग लूप क्या निकाल रही है, NaCl। सोचो अगर मेडुला की इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अगर ये दो चीज भरी हुई होगी तो वहां की ऑस्मोलिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी ना, कैसी होगी। तो पूछा जाए मेडुला की ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने वाली इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम बताओ, उनका नाम बताओ ऑस्मोलाइट का, क्या बोलोगे, यूरिया एंड NaCl। ठीक है, पूछ रहे यूरिया कहां से आया, फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। असेंडिंग लूप से क्या आया, NaCl। पक्का ना, यस सर। आगे जाके एक नाम और लिखाऊंगा, पर अभी यहां तक की बात क्लियर हो रही है ना बेटा जी। चलो अच्छा, यहां से जब ऊपर जाएगा तो ये लूप क्या करेगी, उसे डाइल्यूट करेगी, क्या करेगी उसे, और ये उसे क्या करेगी, कंसंट्रेटेड कर रही है। ठीक है, पूछा जाए फिल्ट्रेट की मैक्सिमम ऑस्मोलिटी कहां होगी, इन द मेडुला रीजन, इन द मेडुला, यहां पे है ना 1200, मैक्सिमम यही होने वाली है बस उसकी। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया आ रहा है और यूरिया वापस से भाई देखो यहाँ यूरिया बहुत ज्यादा आ गया, तो जो एक्सेस यूरिया है ना उसको हम यहाँ डाल देंगे, मतलब यहाँ पे एक यूरिया का अमाउंट हमेशा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा यहाँ की ऑस्मोलिटी को रखने के लिए यूरिया। गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना। चलो लिखो भाई, क्या लिखा है, लिखा आपने, ओके लिखो एक बार, डिसेंडिंग लूप concentrate the filtrate and filtrate osmolality, concentrate the filtrate and filtrate osmolality reaches to the maximum, and filtrate osmolality reaches to the maximum, that is 1200 millios per liter। ठीक है बेटा जी, अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, ascending loop of Henle, ascending loop of Henle is permeable for the electrolytes and impermeable for the water। ठीक है बेटा जी, अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, NaCl move from ascending loop to the medulla interstitial fluid। अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, यूरिया, हाइड्रोजन आयंस एंड पोटेशियम आयन आर secreted within the filtrate to maintain pH and ionic balance। अब लिखो बेटा जी DCT,
बड़ी जबरदस्त लाइन बोल रहा हूं डीसीटी में, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, लिखो लिखो लिखो, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, conditional reabsorption of the sodium and water occur in the DCT. अगला पॉइंट लिखना, S positive ions ammonia and potassium ion secreted into the filtrate to maintain the pH and ionic balance. देखो मेरे भाई, मैं कहूंगा NaCl, क्या बोले मैंने सीरियल मैंने कहा पोटेशियम भी एब्जॉर्ब हो सकती है, बट यहां मैं एरो बना के कह रहा हूं कि जो एक्सेस की पोटेशियम वो यहां पे सीक्रेट भी हो सकती है। एच पॉजिटिव आयंस भी यहां पे क्या हो रही है, सीक्रेट हो रही है, और आपने कहा सर जो भी यहाँ पे अमोनिया की आयंस है वो भी यहाँ पे क्या हो रही है, सीक्रेटेड हो रही है। ये सीक्रेशन है क्योंकि यहाँ पे बाइनिक बैलेंस को मेंटेन रखा जाए। आपने कहा सर यहाँ पे आयनिक बैलेंस के लिए HCO3 नेगेटिव आयंस भी क्या हो जाती है, रीएब्जॉर्ब हो जाती है। ये सब काम हो रहा है जस्ट टू मेंटेन द पीएच एंड द आयनिक बैलेंस। आपने कहा सर आपने एक वर्ड बोल दिया यहाँ पे, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड NaCl बोला ना, मतलब यहाँ पे हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में काम होगा। अगर सोचो अभी तक हमारे फिल्ट्रेट या हमारे ब्लड की वॉल्यूम मेंटेन नहीं हुई है, उसकी ऑस्मोलिटी मेंटेन नहीं हुई है, अभी भी हमारे फिल्ट्रेट में ये चीजें कैसी बहुत ही ज्यादा है, तो हमारी बॉडी से निकलता है हार्मोन, वो हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद में रेगुलेशन के टॉपिक के अंदर, एल्डोस्टेरोन। क्या पढ़ेंगे, एल्डो, जो सोडियम का कराएगा एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या कराएगा, सोडियम का एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और दूसरा आपका एक हार्मोन आएगा ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो पानी का क्या कराएगा बेटा जी, यहाँ पे पैसिव ऑस्मोसिस रीअब्जॉर्प्शन करवाने वाला है बेटा जी। और साथ में आपको अक्सर कलेक्टिंग डक्ट से भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पे वाटर वापस से क्या होगा बेटा जी, आपका रीअब्जॉर्ब होगा। बट ये सब चीजें कब होती है बेटा जी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन दैट इज ADH से सारा काम होता है यहाँ पे। इसलिए हमने वर्ड लिख दिया कौन सा, कंडीशनल है। कैसा है, कंडीशनल। गेटिंग माय पॉइंट। तो DCT हो गया पूरा, ये सब बना दो DCT का। मेरा ऐसा मानना है बेटा, अगर आप इस डायग्राम को भी समझ लोगे ना, मैं जैसे एरो बना रहा हूं, तो ही खेल आपका 90% खत्म हो जाएगा। मैं क्लास में कहता हूं कि मिनी नोट्स बनाओ, होता है ना, नोट्स के भी छोटे नोट्स बनाओ जो हेल्प करते हैं किसमें, क्विक रिवीजन में। इट्स लाइक ए मिनी नोट। आपको इतना बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसमें 10-15 मिनट लगाओ पढ़ने के, आप सिर्फ इसको देखो, डायग्राम को खत्म करना। लिखो बेटा, कलेक्टिंग डक्ट, collecting duct is a long tubular structure that extended from cortex region to the medulla. ठीक है बेटा जी, यहां लिखो बेटा जी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर occur in this region. अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, यूरिया इज secreted
within the medulla interstitial fluid, medulla interstitial fluid, to maintain its osmolarity, to maintain its osmolarity. हो गया बेटा? यस सर। चलिएगा, टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। अच्छा, एक हेडिंग और डालो बेटा, जब हमारा सिलेक्टिव न्यूट्रिशन हुआ है ना, तीसरा हेडिंग डालो बेटा जी, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब नाम से क्या समझे? वैसे मैंने साथ साथ पढ़ा दिया आपको, बट फिर भी डाल देते हैं इसके हेडिंग। क्या समझे? कि सर सारा ब्लड तो यहाँ फिल्टर नहीं हुआ ना, जो ब्लड में स्टिल इम्प्योरिटीज थी वो हमें ट्यूबुलर रीजन में क्या किया, सिक्रेट आउट किए है ना। वो हेल्प करता है बैलेंस को मेंटेन करने में भी, पीएच को मेंटेन करने में भी। ठीक है, तो लिखो बेटा जी, ट्यूबुलर सिक्रीशन